हेलो दोस्तों, तो स्वागत है इजी एंट्रा की एक और वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हुए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न्स में हमें कौन से फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिकली चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और दूसरा होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न वो होता है, सपोज़ हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड चलने के बाद में अगर मार्केट कहीं पे एक साइडवेज जोन में चला जाता है और उसके बाद में वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो उसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। तो जब उसका वो जो साइडवेज जोन जब चल रहा होता है उस टाइम पे अगर कोई पैटर्न फॉर्म होता है कंटिन्यूएशन का तो उसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न में देखते हैं। दूसरा होता है हमारा रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है, सपोज हमारा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और कहीं पे आके रुक जाता है और वहाँ से रिवर्स हो जाता है और वहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो उसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। इसके बाद में हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चार्ट पैटर्न्स के सक्सेस रेशियो में। तो सपोज़ अगर कोई पैटर्न हमारा फॉर्म हुआ है और अगर वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास फॉर्म हुआ है तो वहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। ये जो पार्ट है ये मैं आपको हर पैटर्न के साथ एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो ज़्यादा स्किप करके ना देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले ही बना के रखा हुआ है, तो प्लीज़ वो वीडियो को पहले देख लीजिए जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट रहेगा। तो ये मैं आपको हर पैटर्न के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पैटर्न की तरफ। तो हमारा फर्स्ट पैटर्न है वी बॉटम चार्ट पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसे हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं। इसके अंदर जो प्री रिक्विसाइट होता है वो होता है कि हम पहले एक डाउन ट्रेंड में होने चाहिए और एक डाउन ट्रेंड में होने के बाद में एक स्टीप डाउनफॉल आना चाहिए। एक स्टीप डाउनफॉल आने के बाद में एक वी शेप रिकवरी होनी चाहिए और वी शेप रिकवरी होने के बाद में एक पुल बैक आएगा और पुल बैक आने के बाद में हमें एंट्री करना है और टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये नेक लाइन और जो हमारा बॉटम है ये जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस नेक लाइन से लेके हमें ऊपर एक मार्क कर देना है और वो हमारा टारगेट होगा। ओके, चलिए अभी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया कि इसके अंदर कैसे वर्क करना है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके अंदर कि हमें किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। ये पैटर्न वैलिड है या इनवैलिड है, इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या देखना चाहिए वो सब मैं चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड के बाद में जब ये वी टाइप का जब फॉल आता है, एक शार्प फॉल जब आता है, तो यहाँ की जो कैंडल्स है वो ये डाउन ट्रेंड में जो कैंडल्स फॉर्म हुई थी तो उसकी एवरेज साइज से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर बड़ी होंगी जिसके साथ अच्छा वॉल्यूम होगा तो ये पैटर्न के वर्क करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, ये हमारे शार्प फॉल में हमें ये सबसे पहले चीज़ नोटिस करनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि जब ये वापस वी शेप से जब ऊपर रिकवर हो रहा है उस टाइम पे भी जो कैंडल्स है वो कैंडल्स ये जो स्टीप डाउनफॉल हो रहा था उसके साइज़ के कंपैरिजन में मैच होनी चाहिए और वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए जो वॉल्यूम ये डाउनफॉल में था। तो अगर हमें ये चीज़ें दिखाई देती है यहाँ पे तो फिर ये पैटर्न काम करने का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है। अभी इसके अंदर हम दो टाइप से एंट्री ले सकते हैं। तो दो टाइप से हम लोग एंट्री कैसे लेंगे। पहला जो टाइप होता है, पहला टाइप जो एग्रेसिव ट्रेडर्स ले सकते हैं वो है ये जब वी शेप का जब ये बॉटम फॉर्म होता है उस टाइम पे अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक रिवर्सल फॉर्म होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही वो रिवर्सल का ब्रेकआउट हमें दिखेगा। अगर आपको कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है तो फिर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बना के रखा हुआ है, उसका भी लिंक ये
वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा। तो वो लिंक अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आपको कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स भी समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कि उन्हें एंट्री कहाँ पे लेना है। अभी कंजर्वेटिव ट्रेडर्स एंट्री कहाँ पे लेंगे? जब ये पुल बैक हो रहा है, पुल बैक होने के बाद में जब वापस रिटेस्ट करने के लिए जब प्राइस यहाँ पे नेकलाइन के आसपास आएगा और यहाँ पे जब कोई ग्रीन कैंडल बनेगा जिसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस जितने भी ये पुल बैक में रेड कैंडल फॉर्म हुए हैं उनसे अगर ज़्यादा है तो उस टाइम पे हम लोग एंटर करेंगे इस ट्रेड में। और टारगेट हमारा सेम यही रहेगा, ये नेकलाइन का जो भी अपना प्राइस डिस्टेंस है ये हमारा टारगेट रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ मायने रखता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वी का बॉटम है ये अगर किसी प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अगर बन रहा है और उसके बाद में रिवर्सल फॉर्म हो रहा है विद गुड वॉल्यूम, तो ये पैटर्न वर्क करने का जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये अगर किसी प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बन रहा है तो ये हमको काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉप लॉसेस के बारे में। जो हमारे एग्रेसिव ट्रेडर्स है, ये वी जो बना हुआ है इसका जो लोवेस्ट कैंडल रहेगा उसके लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 0.1% का बफर लेके। और सेम जो हमारे कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया है नेकलाइन के ऊपर, वो ये नेकलाइन के आसपास जो भी लोवेस्ट कैंडल फॉर्म हुआ है उसके लो के नीचे 0.1 का बफर रख के हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आई होप मैंने इसके अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। चलिए अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल वी बॉटम चार्ट का कैसे दिखेगा हमारे चार्ट्स के ऊपर। एक एग्जांपल है वी बॉटम चार्ट फॉर्मेशन का। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही है डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद में एक वी शेप रिकवरी हो रही है, फिर एक नेकलाइन को टेस्ट हो रहा है और उसके बाद में मार्केट ऊपर निकल गया और इसने लगभग ये जितना वी का ये डाउनफॉल था उतना टारगेट हमें इजीली दे दिया है। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा था, उसके बाद में एक वी शेप फॉल आया, एक स्टीप फॉल, और एक सिमिलर वी शेप में यहाँ पे रिकवरी हो चुकी है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये एक रेड कैंडल है, उसको एक ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है, और जो रेड कैंडल में वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में ये ग्रीन कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। तो जो भी हमारे एग्रेसिव ट्रेडर्स है ये ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होते ही बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ये बॉटम पॉइंट के नीचे रहेगा, जो भी आप बफर रखना चाहो 0.1%, 0.2%। और उसके बाद में ये देखिए कितना इजीली यहाँ पे मूव मिला हुआ है। सेकंड जो हमारे कंजर्वेटिव ट्रेडर्स रहेंगे, ये रहा नेकलाइन का ब्रेकआउट। नेकलाइन के ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट नीचे पुल बैक के लिए आया और एक ग्रीन बड़ा कैंडल बनाया। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो फिर रेड कैंडल के कंपैरिजन में ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम काफ़ी अच्छे खासे है। तो इसने सीधा वन वे आने वाले कुछ ही मिनट्स में अपना टारगेट हिट कर दिया है, जो हमारा नेकलाइन के हिसाब से टारगेट निकलता है। तो ये दो तरीके होते हैं इसके अंदर ट्रेड लेने के। आप दोनों में से जो भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है उस हिसाब से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो ये था हमारा वी बॉटम चार्ट पैटर्न। वी टॉप चार्ट पैटर्न ये एक बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। इसके अंदर ये एग्जैक्टली जो है ये हमारा वी बॉटम चार्ट पैटर्न का अपोजिट है। वो बुलिश पैटर्न होता है, ये बेरिश पैटर्न होता है। तो इसके अंदर जो है वो हमारा एक पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड होने के बाद में एक शार्प राइज होना चाहिए प्राइस के अंदर, और उसके बाद में जितना शार्प राइज हुआ था उतना ही शार्प फॉल आना चाहिए प्राइस में। तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा वी टॉप चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है। अभी वी टॉप चार्ट पैटर्न वैलिड है ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? जब भी ये जो हमारा स्टीप राइज चालू हो रहा है उस टाइम पे हमें जो देखना है कि ये जो प्रीवियस अप ट्रेंड था उससे जो कैंडल्स है उसकी एवरेज साइज से यहाँ पे जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है ये स्टीप राइज में ये बड़ी होनी चाहिए, और उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो भी जो ये अप ट्रेंड चल रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए।
तो हमें ये कंफर्म होता है कि ये एक वी टॉप चार्ट पैटर्न बनने के फॉर्मेशन पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये एक और चीज़ देखना है कि ये जो पॉइंट है वी का, ये अगर समझो किसी रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है तो ये पैटर्न वर्क करने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही अपना रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके कोई अगर कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है तो उसके जैसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से हमें एंट्री मिलती है रिवर्सल की, तो हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। और जो हमारे कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे कि ये प्राइस को नीचे आने का वेट करेंगे और ये नेकलाइन जो है नेकलाइन को रिटेस्ट होने देंगे। रिटेस्ट होने के बाद में जैसे ही यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनेगा जिसका वॉल्यूम अच्छा होगा कंपेयर टू दिस पुल बैक कैंडल्स, तो हम यहाँ पे जैसे ही वो लो टूटेगा उस कैंडल का, रेड कैंडल का, हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ओके। और जो हमारा टारगेट रहेगा ये नेकलाइन से लेके जो भी एक हाई बना था, ये जो भी प्राइस पॉइंट है इतना ही प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे नेकलाइन से लेके नीचे की तरफ। ये हमारा टारगेट रहेगा वी टॉप चार्ट पैटर्न में। अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक रिवर्सल या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे मैं दोनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से ट्रेड कर सको। तो चलिए, ये था हमारा वी टॉप चार्ट पैटर्न, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है कप एंड हैंडल, ये दो चीज़ों से फॉर्म होने वाला पैटर्न होता है। उसका पहला पोर्शन होता है अपना कप और दूसरा पोर्शन होता है उसका हैंडल। ओके। अभी हम लोग ये देखते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न को हमें सही तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके कुछ रूल्स है, रूल्स आप गौर से सुनिएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं जिससे हम एक सही पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके। तो इसके अंदर जो सबसे पहला रूल होता है वो ये है कि कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होने के बाद में हमें ये चेक करना है कि इसका जो प्रीवियस ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो अगर प्रीवियस एक अप ट्रेंड है तो उसके बाद में अगर ये चीज़ फॉर्म होती है तो हम इसे कहते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज आया और कंसोलिडेशन फेज आने के बाद में जो ब्रेकआउट दिया वो ब्रेकआउट हमारा और आगे की तरफ बढ़ेगा। प्रीवियस अप ट्रेंड में भी हमें क्या देखना है कि प्रीवियस अप ट्रेंड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो एक माइल्ड अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो एक माइल्ड अप ट्रेंड होता है तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है इसके बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा उसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके। तो फिर ये हो गया हमारा रूल नंबर 1 कि हमारा जो प्रीवियस अप ट्रेंड है वो माइल्ड ट्रेंड होना चाहिए, ना कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। अब चलिए हम अभी सेकेंड रूल की तो चलिए अब हम सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रूल हमारा ये कहता है कि ये जो कप का डेप्थ है, ये जो प्रीवियस अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड कंपैरिजन में जो कप का डेप्थ है, मीन्स ये जो कप का जो हमारा हाई है और ये जो कप का हमारा लो रहेगा, ये 1/3 होना चाहिए या हाफ होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर है तो फिर ये पैटर्न वैलिड नहीं होगा। और जितना ये कम होगा, मीन्स 1/3 अगर होगा, 1/3 से लेके हाफ के बीच में अगर रहेगा, ये जितना कम से कम रहेगा उतना इस पैटर्न के वर्क करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। और इसके अंदर चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है। हमारा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो भी कंसोलिडेशन कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन है ये एक वी शेप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वी शेप में होगा तो इसे हम वैलिड नहीं कहेंगे, क्योंकि वी शेप का जो रिकवरी होता है वो काफ़ी शार्प रिकवरी होता है। और जनरली ये देखा जाता है कि शार्प रिकवरी के बाद में जो फॉलोअप आता है वो फॉलोअप इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता, मीन्स प्राइस ब्रेकआउट के बाद में उतना ऊपर नहीं जा पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी इस कप को प्लॉट कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर उस टाइम पे जो कंसोलिडेशन हुआ है वो ये पूरा कप शेप में होना चाहिए, ना कि वी होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारे फोर्थ रूल के बारे में। हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि ये जो जब यू का कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, मीन्स ये वाला पॉइंट,
तो ये वाले पॉइंट पे जब मार्केट आता है और वहाँ से जब अपना एक डाउन साइड में कंसोलिडेशन फेज में जाता है, और जब हमारा यहाँ पे सेकंड जो हाई फॉर्म होता है वो इसके कंपैरिजन में एकदम नियर बाय होना चाहिए। अगर इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर हम इसे कप का फॉर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि कप के फॉर्मेशन में दोनों जो उसके लेग्स है, मीन्स ये वाला जो हाई है और ये वाला जो हाई है, ये दोनों सेम होने चाहिए या नियर अबाउट सेम होने चाहिए। ये थोड़ा ऊपर होगा चलेगा या ये थोड़ा नीचे होगा चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर ये हम वैलिड कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं कह सकते। चलो अब हमारे अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला रूल ये कहता है कि ये जो हैंडल फॉर्मेशन है, ये हैंडल फॉर्मेशन ऐसा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, जैसे कि हमारे फ्लैग होते हैं या पिनेंट होते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैट भी है तो भी ये कप वैलिड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कहलाता है। और हैंडल फॉर्मेशन में हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट, मीन्स ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट, जो भी हमारा ऊपर का लाइन बनेगा एज अ रेजिस्टेंस, उसको एटलीस्ट 2 टचेस होने चाहिए, और जो हमारा नीचे का हैंडल का रहेगा उसको भी मिनिमम 2 टच होने चाहिए। तो ये हमारा वैलिड हैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही फिर हमारे को ये अपना जो हाईएस्ट पॉइंट है हैंडल से पहले जो फॉर्म हुआ था कप के अंदर, उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो हमें वहाँ पे हमारा एंट्री करना है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो कप के स्टार्टिंग से लेके जो कप का डेप्थ था उसका हम लोग हाइट मेजर करेंगे, और हमारे ब्रेकआउट लेवल से हम उतना ही ऊपर इसे मेजर करके रखेंगे, तो वो हमारा जो भी प्राइस पॉइंट निकलेगा वो हमारा टारगेट होगा। तो चलिए अब हम लोग लाइव चार्ट पे देख लेते हैं कि हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे दिखेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा स्टार्ट पॉइंट हमारे कप का फॉर्मेशन का, और इसके अंदर ये एक हाई है, और ये रहा हमारा एंड पॉइंट, जो दोनों हाइज नियर अबाउट सेम है। और उसके बाद में ये हमारा हैंडल का फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए ये मिनिमम 1 टच, ये सेकंड टच, ये यहाँ पे 1 2, और ये नियरली थर्ड टच है, मतलब ये भी हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो रहा है। उसके बाद में आप देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल को, ये ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके अंदर वॉल्यूम्स भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है, हमें इसके ऊपर हमारा ट्रेड प्लेस कर देना है। ओके, अभी हमें हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये अपना जो कप का स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है और जहाँ पे हमारा ये एंड हो रहा है, ये जो भी एरिया है, ये अगर प्रीवियस किसी रेजिस्टेंस के आसपास फॉर्म हो रहा है तो ये ब्रेकआउट जो है ये हमारा काफ़ी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये एक हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस यहाँ से आगे बढ़ेगा। ओके, और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये जो हमारा हैंडल का रेंज फॉर्म हुआ है, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है उससे हम लोग कुछ बफर पॉइंट्स नीचे हमारा एक कंसिडर करेंगे, और वहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे सब पॉइंट्स अच्छे से कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न का एक अपोजिट पैटर्न होता है। ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसके अंदर जो हमारा ट्रेंड है वो एक प्रीवियस माइल्ड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। एक प्रीवियस माइल्ड डाउन ट्रेंड होने के बाद में जब एक रिट्रेसमेंट आता है, एक कंसोलिडेशन फेज में जब मार्केट चला जाता है आफ्टर रिट्रेसमेंट, तो उसके अंदर हमारा जो कप है वो ऐसे एक यू शेप में फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे वी क्यों नहीं होना चाहिए, और ये जो माइल्ड डाउन ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहले कप एंड हैंडल पैटर्न को देख लीजिए, फिर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न को देखना, ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। और उसके बाद में ये जो हमारा हैंडल होता है, ये हैंडल फॉर्मेशन में हमें मिनिमम यहाँ पे 2 टचेस चाहिए हैंडल में, एट अ रेजिस्टेंस लेवल और एट सपोर्ट लेवल, दोनों तरफ अगर 2 टचेस है तो फिर हैंडल जो है ये हमारा वैलिड कंफर्मेशन हो जाता है। और फिर जैसे ही हमें ये जो हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये जो दोनों पॉइंट्स है
एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, अगर ये दोनों नियर बाय सेम है तो हम जैसे ही यहाँ पे ये लेग जब ब्रेक होगा तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इस पीपीटी में यहाँ पे एंट्री दिखाई गई है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है तो फिर आप इसे करेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और इसके नीचे फिर हमारा जो टारगेट रहेगा, ये टारगेट हमारा होगा जितना भी ये अपना कप का डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे तक। जो हमारा अभी इसके अंदर इम्पोर्टेंट कंडीशन होता है वो ये है कि अगर ये समझो किसी सपोर्ट के आसपास अगर फॉर्म हो रहे हैं ये दो लेग्स, ये वाला पहला लेग और ये वाला सेकंड लेग, ये अगर हमारे किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अगर फॉर्म हो रहे हैं और उसका अगर हमें ब्रेकडाउन नीचे मिल रहा है तो उस टाइम पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न, जो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है, उसके टारगेट देने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। क्योंकि इसमें भी कैसे होता है कि प्रीवियस सपोर्ट जो फॉर्म हुआ था उसका एक डबल ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिलता है, एक हमारे कप एंड हैंडल के ब्रेकडाउन का और एक प्रीवियस जो सपोर्ट फॉर्म हुआ था उसका। तो इस सूरत में इसके जो टारगेट देने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। अभी हमें जब ये ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें ये देखना काफ़ी ज़रूरी है कि जो भी ब्रेकडाउन कैंडल फॉर्म होगा उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर वो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है तो फिर हमें ये ट्रेड में एंटर कर लेना है। तो ये था हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, जो एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को हम लोग रिवर्सल या कंटिन्यूएशन दोनों ही इसमें यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो कॉमनली यूज़ होता है वो है कंटिन्यूएशन में। तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भले ही वो रिवर्सल पैटर्न हो या कंटिन्यूएशन पैटर्न हो, हमें रेक्टेंगल फॉर्म होते हुए किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है इसके अंदर कि हमारा जो रेक्टेंगल जब फॉर्म हो रहा है तो एटलीस्ट मिनिमम 2 टचेस हमारे ऊपर के साइड होने चाहिए और 2 टचेस हमारे नीचे के साइड होने चाहिए, जो भी हमारा रेक्टेंगल फॉर्म होगा उसके अंदर। ये हम तीनों चारों जो भी हमारे सिनेरियो रहेंगे रिवर्सल के या कंटिन्यूएशन के, इसमें ये कॉमन पॉइंट है। मीन्स यहाँ पे हमें कम से कम 2 टचेस ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ होने चाहिए और 2 टचेस नीचे सपोर्ट की तरफ होने चाहिए, मिनिमम ये क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया रेक्टेंगल में हमें जब देखना है उसके अंदर ये होता है कि जो भी हमारे ये ऊपर के टचेस है या नीचे के टचेस है ये नियर अबाउट सेम होने चाहिए, या थोड़ा बहुत वेरिएशन इसके अंदर हमें चल जाएगा। लेकिन अगर वेरिएशन ज़्यादा होता है, सपोज़ ये पॉइंट एक यहाँ पे बना है और सेकंड पॉइंट यहाँ पे बना है, तो फिर ये रेक्टेंगल में क्वालिफाई नहीं होगा। समझो अगर फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बना है, सेकंड पॉइंट बस यहाँ पे कहीं पे नज़दीक बना है, तो हम इसे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमारे रेक्टेंगल फॉर्मेशन होंगे इनमें ये कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि हम इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न में कैसे यूज़ करेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारा जो भी एक समझो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बेरिश कंटिन्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो भी एक ट्रेंड आने वाला रहेगा, जो प्रीवियस ट्रेंड है वो एक माइल्ड ट्रेंड होना चाहिए, माइल्ड डाउन ट्रेंड। और एक माइल्ड डाउन ट्रेंड के बाद में ये जो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है ये होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है तो ये कंटिन्यूएशन में क्वालिफाई नहीं करेगा। वही वाइस वर्सा जब हम लोग इसे रिवर्सल के टाइम पे जब देखेंगे तो जो भी हमारा एक बेरिश डाउन ट्रेंड रहेगा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे माइल्ड ट्रेंड नहीं होना चाहिए रिवर्सल के लिए। रिवर्सल में ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कंटिन्यूएशन में जब हम इसे ट्रैक कर रहे हैं तो फिर जो प्रीवियस ट्रेंड है वो माइल्ड होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यही दो डिफरेंसेस है जब हम लोग एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को ट्रैक करते हैं और एक बुलिश रिवर्सल या बेरिश रिवर्सल को ट्रैक करते हैं, तो फिर ये दो डिफरेंसेस हमें अच्छे से नोटिस करना है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कंटिन्यूएशन की तरफ हम लोग देखेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो भी ट्रेंड है प्रीवियस ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, वो माइल्ड होना चाहिए। और जब हम रिवर्सल की तरफ देखेंगे तो फिर जो भी हमारा प्रीवियस ट्रेंड है वो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। ओके, चलिए अब हमारा इसके आगे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, उस टाइम पे जो भी हमारा ब्रेकडाउन का कैंडल रहेगा
वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए जिसके अंदर वॉल्यूम्स जो है वो ये कंसोलिडेशन फेज के कंपैरिजन में हाई होनी चाहिए। और सेम हमारा यहाँ पे रिवर्सल में भी रहेगा और कंटिन्यूएशन में भी रहेगा। ये जो भी कंसोलिडेशन फेज रहेगा इसके ब्रेकडाउन के बाद में जो भी कैंडल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला कैंडल, उसके अंदर वॉल्यूम्स जो है वो हाई होने चाहिए और कैंडल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये हमारे दो कंडीशंस है जो भी हमें हमारे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की तरह जब हम लोग देखेंगे तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना है। इस सिनेरियो में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रेक्टेंगल का जो भी हमारा लोवेस्ट पॉइंट रहता है उसके नीचे हमारा बफर पॉइंट रख के हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूएशन की बात कर लेते हैं तो फिर ये जो हायर पॉइंट्स है यहाँ पे बने हुए इसका जो एक हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसके जो भी बफर पॉइंट हम लोग पकड़ना चाहते हैं वो हम लोग एक छोटा सा बफर पकड़ेंगे और उसके बाद में वहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और जनरली इसके अंदर जो टारगेट होता है वो हमारे प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। समझो जो भी हमारा प्रीवियस ट्रेंड जहाँ से भी स्टार्ट हुआ था, ओके, वहाँ से नीचे 50% का हमारा मिनिमम फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद में हमारा जो सेकंड टारगेट है वो ये पूरे ट्रेंड का जो लेंथ रहेगा उतना हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा। सेम रिवर्सल में भी हमारा 50% ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड और उसके बाद में 100%। फर्स्ट टारगेट विल बी 50% ऑफ प्रीवियस ट्रेंड एंड सेकंड टारगेट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड जो भी हमारा निकलेगा। चलिए अब हम लोग लाइव चार्ट में देख लेते हैं कि हमारा ये पैटर्न कैसे दिखेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एक प्रीवियस माइल्ड अप ट्रेंड चल रहा था, फिर एक कंसोलिडेशन का फेज़ आया, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया और ये जो हमारा प्रीवियस हाई बना हुआ था यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है। ओके, तो जैसे ही ये रेक्टेंगल को ब्रेकआउट मिल रहा है आप देख सकते हो ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रहा है। जैसे ही हमारा यहाँ पे वॉल्यूम क्राइटेरिया मीट हो जाता है कि यहाँ पे जो भी हमारा मतलब कंसोलिडेशन चल रहा था उससे कंपैरिजन में अगर हमारे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में जब भी हमें वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आने लगते, भले फिर वो ये पॉइंट पे हो या ये पॉइंट पे हो, हमें एंट्री ले लेना है। डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर समझो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम कंडीशन हमारा यहाँ पे आके मीट हो रहा है तो हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम पे वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें यहाँ पे एंटर करना है या नहीं करना है। तो अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में वो फेवरेबल है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, और अगर समझो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में वो फेवरेबल नहीं है तो फिर हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रेक्टेंगल पैटर्न में ध्यान रखने हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखिए अभी सपोर्ट कैसे काम कर रहा है। जैसे कि ये ऊपर जाते टाइम पे ये हमारा रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के ऊपर ये पूरा कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ है, तो फिर अभी ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारा सपोर्ट फॉर्म हो चुका है। तो जैसे ही इसे ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर इसका जो बेस है ये हमारे सपोर्ट की तरह अच्छे से काम करेगा और इसके ही नीचे हमारा जनरली स्टॉप लॉस रहेगा जो भी हमारे बफर पॉइंट्स रहेंगे उसके हिसाब से। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या आप और थोड़ा डिटेल में इसे जानना चाहते हो तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से देख सकते हो ताकि आपको ये सब चीज़ें थोड़े और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए ये था हमारा रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न का एग्जांपल। शायद मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर चुका हूँ रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। तो अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न, ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। इसके अंदर हम कई बार फ्लैग को पिनेंट भी कहते हैं। वो कौन से केसेस में कहते हैं वो देख लीजिए। जब ऐसा एक ट्रायंगल टाइप फॉर्म होता है तो उसे हम पिनेंट भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि पोल एंड फ्लैग एंड पोल एंड पिनेंट कोई एक अलग पैटर्न होता है। तो जब ये ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसे जनरली पिनेंट कहा जाता है, और जब ये ऐसा रेक्टेंगल टाइप फॉर्म होगा तो उसे एक फ्लैग कहा जाता है। सो इट इज़ नियर अबाउट द सेम। तो अभी देखिए हम लोग इसके अंदर हमारे पहले कंडीशंस जान लेते हैं कि पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न को जब हमें ट्रेड करना है तो हमें कौन से कंडीशंस की तरफ ध्यान देना है। तो ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने डिनोट किया हुआ है
ये एक ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए, जो प्रीवियस जहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है उस रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद में एक शार्प राइज आना चाहिए। ये जो राइज है ये काफ़ी शार्प होना चाहिए। इसके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो भी कंपेयर टू दिस प्रीवियस, जब भी ये यहाँ पे जो भी ट्रेंड चल रहा था हमारे रेजिस्टेंस के पहले, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है ये अच्छे वॉल्यूम होने चाहिए। उसके बाद में ये जहाँ पे भी एक अपना स्टॉप लेता है, जैसे कि यहाँ पे अभी इसने एक स्टॉप लिया और वहाँ पे एक अपना कंसोलिडेशन फेज चालू कर दिया है। ओके, तो ये जब कंसोलिडेशन फेज में आएगा तो यहाँ पे जो हमारे वॉल्यूम्स है ये डिक्लाइनिंग हो जाने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी वॉल्यूम्स आ रहे थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कम होने चाहिए। और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हम इसे एक ट्रेंड लाइन कंसीडर कर सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होता है तो उस टाइम पे जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उसके अंदर ये जो कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम्स थे उससे ये वॉल्यूम जो है वो थोड़ा राइजिंग होना चाहिए। तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे ये अभी ब्रेकआउट हो चुका है और ये अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करने वाला है। तो जैसे ही इसके ऊपर ये पिनेंट या फ्लैग के ऊपर जैसे ही एक ब्रेकआउट आएगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाय कर लेंगे। और हमारा जो जनरली इसके अंदर टारगेट होता है कि ये जो प्रीवियस जहाँ पे भी ये अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर आया था, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है यही सेम डिस्टेंस हम लोग ये ब्रेकआउट से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और वो हमारा टारगेट इसके अंदर रहेगा। सेम हमारा जो बेयर फ्लैग होता है, बेयर फ्लैग में भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे जो भी हमारा एक सपोर्ट बना हुआ था उसका ये ब्रेक डाउन होना चाहिए और उसके बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए जिसके अंदर वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी हाई होने चाहिए कंपेयर टू दिस प्रीवियस ट्रेंड का जो भी कंसोलिडेशन रहेगा उसके हिसाब से ये जो वॉल्यूम है ये थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। और जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज में एंटर करेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर एक डिक्लाइनिंग शेप आना चाहिए। और जब ये हमारा ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे जो है ये हमारे वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज़ होने चाहिए। और जैसे ही उस कैंडल के लो के नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एंट्री हो जाएगा। और टारगेट हमारा सेम रहेगा, जो भी ये ट्रेंड चालू हुआ था प्रीवियस ब्रेकडाउन के बाद में वहाँ से लेके ये जो भी हमारा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरफ जहाँ पे सॉरी सपोर्ट की तरफ जहाँ पे आके ये रुक चुका है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सेम डिस्टेंस हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ मार्क करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, अभी इसके अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो भी कंसोलिडेशन हुआ है इसका जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उससे हम एक थोड़ा सा बफर पॉइंट रखेंगे और वो हमारा एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। और टारगेट तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रेंज फॉर्म हुआ है वही रेंज हम लोग यहाँ से लेके नीचे तक मार्क करेंगे। तो यह है हमारा पोल एंड फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका। चलिए अब हम लोग लाइव चार्ट में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मतलब चार्ट में कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारा एक बेयर फ्लैग का एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आया। ये डाउन ट्रेंड इतना छोटा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये प्रीवियस एक डाउन ट्रेंड है तो उसका एक जस्ट छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है ताकि मैं आपको ये पूरा ट्रेंड दिखा सकूँ। अगर एक फ्रेम में मैं ये प्रीवियस ट्रेंड भी लेता था तो फिर आपको ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने प्रीवियस ट्रेंड को यहाँ से लिया है और जो उसके बाद का ट्रेंड है वो मैंने पूरा कैप्चर किया है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद में ये यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमारे जो वॉल्यूम्स है वो राइजिंग होने चाहिए। जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में डिक्लाइनिंग होनी चाहिए। और जैसे कि ये हमारा ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके नीचे जैसे ही अभी हमारा ये ब्रेकडाउन हो जाएगा ये लो के नीचे, तो यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा, यहाँ पे समवेयर अराउंड हमारा स्टॉप लॉस मार्क रहेगा और उसके कंपैरिजन में ये रहा हमारा टारगेट। मिनिमम टारगेट हमारा जो रहेगा जो भी प्रीवियस डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था उसका जो भी यहाँ पे लेग बनेगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे। आई होप मैंने यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए होंगे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं
जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है उसके अंदर हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन मिलता है, और जो हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न होता है उसके अंदर हमें बेरिश रिवर्सल का चार्ट फॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए दोनों में क्या कॉमन चीज़ें होती है पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। ये जो आपको फर्स्ट पीक और सेकंड पीक दिख रहा है, ये दो पीक होना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके नाम में ही है डबल टॉप। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉप और ये है हमारा सेकंड टॉप। सेम हमारा यहाँ पे जो डबल बॉटम होता है उसके अंदर दो पीक होना चाहिए, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ओके, तो फिर ये कॉमन चीज़ें होती है जो ये दोनों पैटर्न में हमें मिलती है। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात कर लेते हैं डबल टॉप के बारे में। डबल टॉप को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये समझिए फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा एक अप ट्रेंड चालू हुआ था, तो इसका प्री रिक्विसाइट होता है कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए डबल टॉप में, क्योंकि अगर जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो फिर वो रिवर्स लेगा कैसे। तो ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि हमें एक अप ट्रेंड इसमें मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा ये अप ट्रेंड चालू हो रहा है, ये जो है ये एक ब्रेकआउट होना चाहिए प्रीवियस रेजिस्टेंस का। प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये पहला साइन होता है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी सेकंड पॉइंट हमें ये आइडेंटिफाई करना है, जब ये फर्स्ट पीक बन जाता है उस टाइम पे यहाँ पे जब मार्केट चढ़ रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो अच्छे होने चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेंड। ये ट्रेंड में वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए। अब जब ये मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो हमें वॉल्यूम को इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सेकंड पिक बनाने की तरफ जाता है तो उस टाइम पे यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये एक डिक्लाइनिंग मोड में होने चाहिए। मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे श्रिंक होने चाहिए कंपेयर टू दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम। ये दोनों वॉल्यूम्स को जब हम कंपेयर करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, तो फिर ये जो वॉल्यूम है इस सेकंड जब ये पिक बनाने जाता है उस टाइम पे इसके वॉल्यूम कम होने चाहिए। और जैसे ही यहाँ से अपना रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आने लगता है तो फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा होने चाहिए कंपेयर टू दिस। जो हमारा ये ऊपर जाने का सेकंड स्विंग था उस टाइम पे जो वॉल्यूम थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए। तो ये है हमारा सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग वॉल्यूम। अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे जैसे ही अपना ये ब्रेकडाउन देगा उसके बाद में रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे वापस आता है, जो न्यूली अभी हमारा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है जो पहले सपोर्ट हुआ करता था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना के रखा हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हम लोग यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जब ये वापस रिटेस्ट करने के लिए जाता है तो फिर ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटी होता है ट्रेडर्स के लिए एंट्री करने का। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होता है, अगर समझो ये यहाँ पे जब ब्रेकडाउन दे रहा है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम अच्छे होते हैं ब्रेकडाउन कैंडल में, तो हमें इसके लो के नीचे हमें हमारा शॉर्ट इनिशिएट कर देना है, और हमारा जो भी टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा ये स्विंग से लेके जो हमारा प्रीवियस जहाँ से हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर मार्केट निकल गया था, यहाँ से लेके ये जो हाई बना हुआ है इसका हमें एक डिस्टेंस मेजर करना है। उस डिस्टेंस में से ये जो हमारा रेंज फॉर्म हुआ है मीन्स एक माइनर सपोर्ट और एक मेजर रेजिस्टेंस जहाँ पे ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, इसे हमें माइनस कर देना है, और बचा हुआ जो भी प्राइस पॉइंट है वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है नीचे की तरफ, वो हमारा टारगेट होगा इस कंडीशन में। तो डबल टॉप फॉर्मेशन में हमें ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, तब हम इसे एक वैलिड डबल टॉप पैटर्न पे ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक इजी तरीका मिल जाएगा, और हमें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने सही जगह पे ट्रेड लिया है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंडीशन। चलिए अभी हम लोग डबल बॉटम के बारे में डिस्कस करते हैं। डबल बॉटम में कैसा होना चाहिए कि एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जिसके अंदर वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे हो, और ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ये एक कंसोलिडेशन के बाद में एक जो सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे आना चाहिए, एक सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद में ये एक मूव मिलना चाहिए हमें, उसके बाद में हमारा ये फर्स्ट पिक फॉर्म होगा, और जैसे ही ये हमारा सेकंड पिक फॉर्म होने के लिए आएगा तो हमें ये देखना है कि ये जो ऊपर जाते टाइम पे जो वॉल्यूम्स थे उसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम्स काफ़ी
कम होने चाहिए। मतलब इसका मतलब सीधा ये होता है कि यहाँ पे जो ये वापस नीचे आ रहा है इसके अंदर स्ट्रेंथ कम हो रही है अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स कम नज़र आते हैं तो। और जैसे ही ये एक सेकेंड पीक बन के ऊपर जाएगा तो उस टाइम पे हमें हमारे वॉल्यूम में इंक्रीज दिखना चाहिए कंपेयर टू ये जब यहाँ पे वापस नीचे आ रहा था उसके कंपैरिजन में। और फिर ये जैसे ही वापस यहाँ से रिवर्सल लेगा तो फिर इस पॉइंट के ऊपर हमें बाय कर लेना है विथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन। और टारगेट हमारा सेम रहेगा जैसे हम लोगों ने डबल टॉप में निकाला था कि जो भी हमारा एक ब्रेकडाउन लेवल था वहाँ से लेके जो ये पीक फॉर्म हुआ है ये पीक में से हमें ये जो एरिया है जो एक माइनर सपोर्ट की तरह काम माइनर रेजिस्टेंस की तरह काम किया था अ, इस एरिया को माइनस कर देना है। और फिर हमारे ये ब्रेक आउट की जगह पे से कैलकुलेट करते हुए हमें ऊपर उतना प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो वो हमारा यहाँ पे एक सिंपल टारगेट रहेगा। सो आई होप मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट इसके अंदर कवर कर दिया है। आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट फॉर्मेशन होता है इसका एक लाइव एग्जांपल चार्ट्स में कैसे दिखेगा। तो ये एक डबल टॉप का मैंने एग्जांपल निकाला है आपके लिए। इसके अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स क्लियर करूंगा तो प्लीज़ इसे गौर से सुनिएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलने के बाद में ये यहाँ पे एक स्विंग हाई बना फर्स्ट पीक हमारा यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। फिर मार्केट एक नीचे आया और यहाँ से एक रिवर्स लेके यहाँ पे वापस ऊपर गया और यहाँ पे उसने जो हमारा फर्स्ट पीक बना था उसके कंपैरिजन में एक नया सेकंड जो पिक है वो बनाया है। और जैसे कि आप ये दोनों जगह पे देख सकते हो कि इसमें एक छोटा सा वेरिएशन है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो ये छोटे से वेरिएशन होंगे तो हम ये डबल टॉप को कंसीडर कर सकते हैं। वही अगर समझो ये वेरिएशन अगर ज़्यादा होते तो हम यहाँ पे इसे डबल टॉप पैटर्न के कंफर्मेशन में नहीं समझते थे, क्योंकि ये जो दोनों हाइज है ये नियर अबाउट सेम होने चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने ये देखिए ये एरिया में यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया और नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रिटेस्ट हुआ है। और जैसे ही फिर ये रिटेस्ट होने के बाद में ये लेवल को तोड़ा है तो मार्केट क्लीन मूव दे के एक नीचे आया है। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन दिया ये मार्केट ने यहाँ पे ये जो अभी हमारा प्रीवियस सपोर्ट हुआ करता था उस सपोर्ट को ये देखिए ये दो तीन कैंडल्स ने टेस्ट किया लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया। मीन्स यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो गया कि अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और जैसे ही उसके लो को तोड़ा तो मार्केट देखिए कितना शानदार तरीके से नीचे आया है। तो ऐसे ही जब आप मल्टीपल एग्जांपल्स को स्टडी करोगे तो आपको ये पैटर्न्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी और इसे आप काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और हमारे जो वॉल्यूम कंडीशंस हमने बताए थे उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि वही होते हैं जो हमें एक सही ट्रेड में बैठने के लिए काफ़ी मतलब इजी साबित होता है। नहीं तो फिर हम लोग कई बार क्या होता है कि चलो भाई पैटर्न तो सेम दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है तो फिर वो फॉल्स ब्रेकडाउन होके मार्केट वापस ऊपर जाके कहीं ना कहीं रिट्रेस कर लेता है और हम वहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट कर लेते हैं। तो ये जो भी कंडीशंस मैंने आपको बताई है भले ही आपको एक टाइम में समझ में ना आई हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। एक दो बार अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और आप भी वो चीज़ों को ईजिली समझ जाओगे। तो चलिए ये था डबल टॉप के बारे में। आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। तो जैसे कि हम लोग अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं कि कोई भी रिवर्सल पैटर्न हो उसके अंदर हमें एक प्रीवियस ट्रेंड होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप लोग ये पहला इमेज देख रहे होंगे इसके अंदर ये जो है ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है। जैसे कि ये इसका फर्स्ट पीक सेकंड एंड थर्ड, सो ये तीनों मिला के इसे एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन में लेके जाते हैं। सेम यहाँ पे ट्रिपल बॉटम है। ये फर्स्ट फॉर्मेशन ये सेकंड और ये थर्ड। तो फिर ये तीनों पिक्स मिला के इसे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन में लेके आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना है और क्या क्या हमारे रूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहला जो रूल है कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पहले होना चाहिए। जैसे ही एक अप ट्रेंड होता है तभी एक रिवर्सल होने के चांसेस इसके अंदर रहेंगे। सेम हमें वाइस वर्सा ट्रिपल बॉटम में देखना है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड होने के बाद में इसके अंदर रिवर्सल की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बनेंगी। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमें इसमें देखना है।
तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं ये पीक्स के बारे में। ये जो भी फर्स्ट पीक, सेकंड पीक या थर्ड पीक होता है, ये तीनों पीक्स में जो है ये नियर अबाउट सेम होने चाहिए, या थोड़े बहुत आगे पीछे रहे तो चलेगा, लेकिन अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस है तो फिर हम इसे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ये तीनों पीक जो है वो जब हम नेकेड आइज से देखेंगे तो हमें ये एक सरीके दिखने चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा। वही अभी हमें इसके अंदर जो हमारा वॉल्यूम कंडीशन है उसके अंदर ये देखना है कि ये जब अपना अप ट्रेंड चल रहा था तो इसके अंदर जो वॉल्यूम्स है उसके कंपैरिजन में ये यहाँ से लेके जब तक ये अपना एक ऊपर थर्ड स्विंग जब बनता है तो इसके कंपैरिजन में ये जो फर्स्ट अप ट्रेंड चला था उसके कंपैरिजन में ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स ऐसे डिक्लाइनिंग शेप में होने चाहिए। और जैसे ही ये वापस नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम का स्पाइक क्लियर हमें नोटिस होना चाहिए। तो हम इसे एक वैलिड ट्रिपल टॉप रिवर्सल पैटर्न के श्रेणी में डाल सकते हैं। और जैसे ही यह हमारा अपना यहाँ पे सपोर्ट लेवल, जो माइनर सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, इसको ब्रेक करेगा, अगर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे होते हैं तो हम यहाँ पे तुरंत एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर समझो हमें यहाँ पे कहीं किसी कारणवश अगर हमारी यहाँ पे एंट्री मिस हो जाती है या हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन उतना नहीं मिलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए और इस जो नया नया हमारा अभी जो रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हुआ है, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, तो इसको जैसे ही रिटेस्ट करेगा उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि ये हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये अभी चलो जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये अभी नया रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है। और इसके अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा सेम जैसे हमने डबल टॉप में निकाला था, ये जहाँ से भी एक रैली स्टार्ट होता है वहाँ से एक उसका जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो हम लोग एक प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसमें से ये जो भी रेंज फॉर्म हुआ है, ये अपर पॉइंट और ये लोअर पॉइंट का, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे ये टोटल इसमें से, और जो भी प्राइस हमारा आएगा वो हम लोग यहाँ से जो हमारा ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ से हम लोग नीचे तक कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम हमारा टारगेट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। सेम हमारा अभी जो ट्रिपल बॉटम पैटर्न है इसके अंदर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, उसके बाद में ये थ्री पिक्स, ये हमें देखने हैं। और हमारा जो वॉल्यूम है वो ये डाउन ट्रेंड में काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और यहाँ से लेके जब ये पॉइंट फॉर्म हो रहा है यहाँ तक जो हमारा वॉल्यूम है ये एक ऐसे डिक्लाइनिंग फेज में होना चाहिए। ये हमारी रिक्विसाइट होती है, और जैसे ही यहाँ से ये लास्ट रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में हम यहाँ पे ये हमारा जो ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है ये एक वैलिड फॉर्मेशन हो चुका है और हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे। और अगर समझो हमारी ये एंट्री मिस हो जाती है या यहाँ पे हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं मिलता है, यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर हमें यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर हम इसके रिटेस्ट होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये लेवल रिटेस्ट होगा यहाँ पे कोई रिवर्सल का सिंबल बनेगा तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, और टारगेट हमारा सेम रहेगा। ये जो टोटल ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, इसमें से हम लोग ये जो भी कंसोलिडेशन फेज है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ उस प्राइस को ऐड कर देंगे और वो हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फॉर्मेशंस होते हैं ये अपना रियल चार्ट्स में कैसे दिखेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं ये एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक प्रीवियस अप ट्रेंड है, उसके बाद में ये फर्स्ट स्विंग हाई बना, ये सेकंड स्विंग, ये थर्ड स्विंग। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों स्विंग्स जो है ये नियर अबाउट सेम है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एकदम माइन्यूटली देखेंगे तो देखिए ये सबसे छोटा है, ये उसके बाद में उससे बड़ा है, और ये तीसरा उससे भी बड़ा है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है ये काफ़ी कम है। तो हम इसे एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, ये नियर अबाउट सेम है। तो ये ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारे ट्रिपल टॉप पैटर्न को। और अभी हम लोग हमारा आगे एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्विंग लो है, ये सेकंड है और ये थर्ड है।
तो फिर ये हमारा ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे ही ब्रेक हुआ इसको ये टेस्ट करके यहाँ पे इसने टेस्ट किया और इसने ये कंफर्म कर दिया कि अब ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था ये अभी सपोर्ट फॉर्म हो चुका है। और उसके बाद में मार्केट देखिए ऊपर चला गया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वो लिंक आपको मिल जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आप ये सब चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो चलिए, आई होप मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न, ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। इसके अंदर एक राइजिंग वेज पैटर्न होता है और एक फॉलिंग वेज पैटर्न होता है। जो राइजिंग वेज पैटर्न होता है वो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और जो फॉलिंग वेज पैटर्न होता है उसके अंदर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनता है। तो चलिए हम लोग अभी ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे प्री रिक्विसाइट्स क्या है। जैसे कि राइजिंग वेज के अंदर एक बेरिश पैटर्न होने की वजह से पहले हमें एक प्रीवियस अप ट्रेंड होना चाहिए। ये देखिए ये एक कॉमन फैक्टर है हर पैटर्न के अंदर, जहाँ पे भी रिवर्सल आएगा वहाँ पे एक पहले प्रीवियस ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो रिवर्सल आ सके। तो जैसे कि राइजिंग वेज एक बेरिश पैटर्न है तो इसके अंदर जो हमारा ट्रेंड होगा वो पहले एक अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि दोनों पैटर्न में कॉमन हमें क्या चीज़ें पहले स्पॉट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें स्पॉट करना है वो है कि जो भी एक अपर लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है राइजिंग वेज में, इसके अंदर 3 पॉइंट होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। सेम हमारे फॉलिंग वेज में जो हमारा सपोर्ट लाइन रहेगा यहाँ पे वहाँ पे 3 पॉइंट होना ज़रूरी है, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3। और जो भी हमारा राइजिंग वेज में एक सपोर्ट पॉइंट रहेगा वहाँ पे 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी है। ये हमारा सपोर्ट लाइन है और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है। सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमें 2 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है फॉलिंग वेज के अंदर। तो यह है कॉमन चीज़ें। तीसरी कॉमन बात ये होनी चाहिए कि जब भी ये एक स्लोप बन रहा है तो फिर ये एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए। जैसे जैसे ट्रेंड मैच्योर होगा वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आने चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इधर भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज के जो कॉमन फैक्टर्स है। उसके बाद में हमें क्या स्पॉट करना है, जो हमारा सेकंड रूल होता है इम्पोर्टेंट, वो उसके अंदर। तो इसके अंदर आगे हमें क्या स्पॉट करना है, हमें हमारे वॉल्यूम को स्पॉट करना है। वॉल्यूम को हम इस प्रकार स्पॉट करेंगे, जैसे ही ये एक रेंज में ट्रेड करना चालू करता है ये फर्स्ट पीक बन जाता है, फिर ये सेकंड पीक जब बनता है तो इस दौरान से वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग होना चालू हो जानी चाहिए। जब तक ये थर्ड पॉइंट फॉर्म नहीं होता तब तक वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग इसमें ही होने चाहिए। और ब्रेकडाउन के बाद में हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए। जनरली जब हम किसी भी वेज पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो उसका जो भी प्रीवियस स्विंग पॉइंट बना है उसके लो के नीचे आने का हम लोग वेट करेंगे फॉर श्योरिटी कि अभी ये पैटर्न फॉर्म हो चुका है। मीन्स यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तुरंत ये वेज ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। जो यहाँ पे ये सबसे नज़दीक का स्विंग सपोर्ट था ये जब ब्रेक होगा और यहाँ पे जब हमें वॉल्यूम्स दिखेंगे तब हम यहाँ पे ट्रेड डालेंगे। तो ये है हमारा सही तरीका यहाँ पे ट्रेड करने का। सेम हमारे जो फॉलिंग वेज होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ से अपना ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट देने के बाद में ये जो भी हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर हम आने का वेट करेंगे और वहाँ पे जब एक वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखेगा तब हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। तो चलिए अभी हमें ये पता चल गया है कि हम इसके अंदर एंट्री कैसे लेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसा रहेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरली क्या होता है अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये इसका प्रीवियस सपोर्ट लाइन थी तो इसे रिटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस जा सकता है। तो हमें ये जो भी हमारा सपोर्ट लाइन रहेगा इसके ऊपर एक थोड़ा सा बफर रख के हमें हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ताकि अगर ये लाइन को रिटेस्ट करने के लिए भी मार्केट आ जाए ये रेजिस्टेंस को तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। इस प्रकार से हमें हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें हमारा लाइव चार्ट के अंदर ये पैटर्न कैसे दिखता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक प्रीवियस डाउन ट्रेंड चल रहा है
ये एक अपर ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस वाली, और ये नीचे से एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे 3 लोज बने हुए हैं, ऊपर की तरफ 3 हाइज बने हुए हैं जो एक दूसरे से नीचे हैं। तो फिर ये हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, और उसके बाद में जैसे ही हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमें वेट करना है कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो स्विंग हाई था इसके ऊपर आने का हमें वेट करना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, और इसके ऊपर हम लोग बाय कर लेंगे जैसे ये कैंडल के ऊपर प्राइस ट्रेवल करेगा, और यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी और ये मार्केट ऊपर चला गया। अगर हम सही पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हमारे वॉल्यूम कंडीशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंडीशंस को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पे हमें कोई भी पैटर्न में ट्रेड करते हुए प्रॉफिट मिलेगा। इसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो चलिए, ये था फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न, ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। और हर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की तरह इसके अंदर भी एक प्रीवियस ट्रेंड होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम इसे देखें राउंडिंग टॉप को, तो इसके अंदर एक प्रीवियस अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। और अगर हम राउंडिंग बॉटम को देखें तो फिर इसके अंदर प्रीवियस एक डाउन ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये होता है कि जब भी हम लोग इसके अंदर ये दो रिएक्शन हाइस को जब देखेंगे, तो वो और हमारा एक यू ड्रॉ करेंगे, तो फिर वो दोनों नियर अबाउट सेम होने चाहिए, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और क्लियरली एक यू शेप फॉर्म होना चाहिए जब भी हम ये दो हाइस को कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब पूरा एक परफेक्ट यू फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे भी एक परफेक्ट यू फॉर्म हो रहा है। तो फिर इस सूरत में हम इसे परफेक्ट राउंडिंग बॉटम या राउंडिंग टॉप का एक फॉर्मेशन कह सकते हैं। तीसरी बात हमें इसके अंदर ये देखनी है कि जब भी ये एक अपना लोवेस्ट पॉइंट बनाने जा रहा है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये लोवेस्ट पॉइंट बनाने जब जा रहा है तब वॉल्यूम जो है वो थोड़े डिक्लाइनिंग फेज में होने चाहिए। और जब ये ऊपर जा रहा है वापस, जब अपना एक लो रिएक्शन लो बनाने के बाद में जब ये ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे इसके अंदर वॉल्यूम में इंक्रीज होना चाहिए। अभी इसके अंदर अगर समझो ये नीचे आते टाइम पे अगर वॉल्यूम कम नहीं हो रहे हैं, तो भी हम एक बार उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन लो बनाने के बाद में ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्लियर एक वॉल्यूम में स्पाइक दिखना ज़रूरी है। तब ये पैटर्न के वर्क करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले वाली कंडीशन में अगर हो तो फिर ये बहुत अच्छा, लेकिन अगर सेकंड कंडीशन में जैसे कि हमने बताया कि नीचे आते टाइम पे अगर वॉल्यूम कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर जाते टाइम पे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो भी हम इसे वैलिड पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है हमारे रूल्स रिवर अपना राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न के लिए। इसके अंदर हम ट्रेड कब लेंगे, जैसे ही ये अपना रिएक्शन जो हाई बना हुआ है उसके ऊपर निकलेगा, और हम वहाँ पे एक वॉल्यूम कंफर्मेशन देख के इसके अंदर ट्रेड ले लेंगे। सेम यहाँ पे जैसे ही ये एक रिएक्शन जो प्रीवियस लो बना हुआ था उसको जब ब्रेक डाउन देगा, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। और हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग हाई भी हम लोग रख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये दो तरीके से हम लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि लाइव चार्ट में ये पैटर्न कैसे दिखेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक राउंडिंग बॉटम का एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्लियर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद में ये देखिए यहाँ पे ये एक रिएक्शन हाई बना है, ये एक रिएक्शन हाई बना है। ओके, तो फिर ये अपना जब भी नीचे आ रहा था, उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये रिकवरी काफ़ी शार्प हुई है, तो ये काइंड ऑफ एक वी शेप है। तो ये वी शेप भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि जितना टाइम उसको ये हाई से लेके ये लो आने तक लगा हुआ है, कम से कम उतना ही टाइम उसको ये लो से यहाँ पे जाने तक लगना चाहिए। तो इस केस में ये वैलिड है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि नियर अबाउट दोनों में सेम टाइम लगा हुआ है यहाँ पे, और जब हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो एक परफेक्ट यू फॉर्म हो रहा है। तो उस टाइम पे जैसे ही ये स्विंग हाई के ऊपर निकलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्विंग हाई के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज दिया है,
तो जैसे ही ये कैंडल का हाई टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो आई होप मैंने राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। इसके अंदर भी जैसे हर रिवर्सल पैटर्न में ज़रूरी है कि एक प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए, तो इस पैटर्न में भी एक प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए। हेड एंड शोल्डर जनरली एक बेरिश पैटर्न, एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो होता है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो जो हमारा हेड एंड शोल्डर है इसके अंदर हमें एक प्रीवियस अप ट्रेंड होना ज़रूरी है, और हमारा जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है इसके अंदर एक प्रीवियस डाउन ट्रेंड होना ज़रूरी है। अभी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्विंग पॉइंट्स के बारे में। तो इसके जो स्विंग पॉइंट्स है, जो हमारा पहला स्विंग पॉइंट बनता है वो एक ये पहला स्विंग पॉइंट जो होगा उसके कंपैरिजन में जो हमारा सेकंड स्विंग पॉइंट होता है वो बड़ा होना चाहिए, और जो हमारा थर्ड स्विंग पॉइंट बनता है वो और जो फर्स्ट स्विंग पॉइंट बना है ये दोनों नियर अबाउट सिमिलर होने चाहिए। सेम यहाँ पे भी है, जो फर्स्ट स्विंग पॉइंट और जो थर्ड स्विंग पॉइंट है वो दोनों नियर अबाउट सेम होनी चाहिए, और जो मिडल वाला स्विंग पॉइंट है वो सबसे नीचे आना चाहिए। और जब हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन हेड एंड शोल्डर में जब रिएक्शन लोज बनेंगे तो उस टाइम पे जो हम लोग यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे वो नेकलाइन नियर अबाउट सेम होनी चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम इसे एक वैलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर ये देखते हैं कि हमें वॉल्यूम कहाँ पे ट्रैक करना है। तो वॉल्यूम जो हमें ट्रैक करना है वो ये जो फर्स्ट हाफ जो बन जाता है इसका, ये फर्स्ट जो पॉइंट बनता है यहाँ पे हमें वॉल्यूम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा जब ये सेकंड रिएक्शन बनता है जो सबसे टॉप पे बनता है। उसके बाद में यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ से डिक्लाइन लेगा तो उसके अंदर एक वॉल्यूम में थोड़ा जंप दिखना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में जब ये मार्केट वापस ऊपर जाता है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम होने चाहिए, और जब ये वापस नीचे आ रहा है तब इधर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से इंक्रीज होने चाहिए। तो ये वॉल्यूम फैक्टर्स के ऊपर हमें ध्यान देना है, और जैसे ही ये नेकलाइन को ब्रेक डाउन देता है तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स को देख के ट्रेड लेना है। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो स्विंग बना हुआ है सबसे छोटा वाला जो नेक है लास्ट वाला, इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो हम लोग मेजर करेंगे वो ये रहेगा कि जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से लेके जो नेक लाइन है इसको हम मेजर करेंगे, और सेम हम लोग ब्रेक डाउन जहाँ से नेक लाइन से हम लोग नीचे की तरफ एक उतना प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और वो हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अब हम लोग लाइव चार्ट में जाके देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे दिखेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक स्विंग हाई बना और उसके बाद में मार्केट नीचे आया, फिर ये सेकंड स्विंग हाई बना, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, और ये जो थर्ड बना ये देखो ये दोनों नियर अबाउट सेम है, और ये जो है ये उससे बड़ा है। तो जैसे ही इसको ब्रेक डाउन दिया, ये कैंडल देखिए कितना स्ट्रांग है, तो इसके अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे खासे होंगे। तो हम लोग ये कैंडल के लो के नीचे बाय करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हमारा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमने प्राइस कैलकुलेट किया है वो हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ मार्क कर देंगे, और वो हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अभी अगले एग्जाम्पल में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो मैं ये एग्जाम्पल के साथ ही समझा सकता था। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी यहाँ पे हमारा ये पहला लो बना, उसके बाद में ये दूसरा लो बना, और ये हमारा तीसरा लो बना। ओके, तो जब भी ये वापस अपना ऊपर की तरफ जाते हैं एक नेकलाइन फॉर्म करने के लिए, उस टाइम पे ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था डाउन ट्रेंड में। ओके, तो ये जो भी स्विंग हाई इधर फॉर्म होंगे, यहाँ पे बोलो या यहाँ पे बोलो, ये उसके नीचे होनी चाहिए कंपेयर टू जो भी हमारा ये ट्रेंड में स्विंग हाई था उसके नीचे। अगर ये स्विंग हाइस फॉर्म हो रहे हैं तभी ये एक वैलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। समझो अगर ये जो स्विंग हाई है अगर ये स्विंग हाई के ऊपर अगर यहाँ पे बनता तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिड नहीं कहलाता। तो ये पॉइंट हमें काफ़ी गौर से देखना है कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को
ट्रैक करते टाइम पे। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दूसरा होता है असेंडिंग ट्रायंगल और तीसरा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। और ये तीनों ही जो होते हैं ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स नहीं होते हैं। तो फिर इसके अंदर हमें एक प्रीवियस ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी होता है, जो ट्रेंड आगे जाके कंटिन्यू होगा। ये जो भी प्रीवियस ट्रेंड होगा ये हमें माइल्ड में चाहिए, ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो फिर पॉसिबिलिटीज़ कम होती है कि ट्रेंड और आगे बढ़ेगा। इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी वॉल्यूम फैक्टर को ये देखना है कि जैसे ही प्राइस एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में आने लगता है तो उस टाइम पे वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग होने चाहिए और ब्रेकआउट के बाद में वॉल्यूम जो है वो बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइनिंग फेज में नहीं होते हैं ट्रायंगल के अंदर जब प्राइस ट्रैवल करता है तब, तो ये पैटर्न के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल पे दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें वॉल्यूम को कैसे ट्रैक करना है। ये इसके अंदर हम लोग जैसे वॉल्यूम को ट्रैक करने वाले हैं वैसे ही हम हर पैटर्न में वॉल्यूम को ट्रैक करेंगे। तो वॉल्यूम के बारे में जब मैं बताऊं तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा। तो चलिए मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक माइल्ड अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में देखिए प्राइस एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रैवल करना चालू कर दिया। इसके अंदर मिनिमम 2 पॉइंट ऊपर बनने चाहिए रेजिस्टेंस लाइन की तरफ और 2 पॉइंट नीचे बनने चाहिए सपोर्ट लाइन की तरफ। और सबसे ज़रूरी बात, ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है वो अगर ट्रायंगल के हाफ के बाद कभी भी होता है, मतलब हम लोग यहाँ से अगर ट्रायंगल को मेजर करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ट्रायंगल को हम लोग बीच में से काट देंगे। उसके बाद में ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके पहले होगा तो फिर वो प्रीमैच्योर होगा और वो एक ट्रायंगल परफेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर उसके बाद में भी हमें सिर्फ 75% तक ही उसको ट्रैक करना है, मीन जो भी ट्रायंगल का साइज़ है उसका 25% हमें यहाँ से माइनस करना है और एक 50% हमें माइनस करना है। तो दोनों के बीच में ही ब्रेकआउट हो तो फिर ये एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है, नहीं तो ये ब्रेकआउट इनवैलिड होता है। चलिए अभी हम लोग वॉल्यूम के बारे में जो बात कर रहे थे वो देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जैसे ही प्राइस ने ट्रायंगल के अंदर ट्रैवल करना चालू किया तो एक वॉल्यूम में डिक्लाइन आ गया और जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, ये देखिए ये पहला एक ब्रेकआउट होने का चांसेस था, यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है क्योंकि जो कैंडल है वो नीचे आके क्लोज दिया है ट्रायंगल के अंदर। फिर जैसे ही ट्रायंगल के बाहर निकला तो यहाँ पे हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि जो भी एवरेज वॉल्यूम चल रहा था उससे ये देखो ये वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने लग गया है। तो हम लोग यहाँ पे तुरंत कूद के यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग वॉल्यूम के कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो देखिए ये 3 कैंडल में हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे एक डीप मिला, ये एक रिवर्सल का हमें सिंबल मिला और यहाँ पे से हमने इसके हाई के ऊपर जैसे ही ट्रेड प्लेस किया तो फिर हमें हमारा टारगेट मिल गया। अब इसके अंदर हम लोग टारगेट कैसे निकालेंगे, तो जो भी इसका हाईएस्ट स्पैन होता है ट्राइंगल का, मीन्स जो सबसे बड़ा इसका मुंह हम कहेंगे, ये यही पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ये हम लोग गिनेंगे कितना है, फिर वो हमारे एंट्री पॉइंट से हम लोग गिनेंगे और उसके आगे हम लोग हमारा टारगेट मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट इजीली अचीव हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने वॉल्यूम को अच्छे से फॉलो किया, हमने 3 पॉइंट रूल को फॉलो किया और उसके बाद में जो 25% और 50% का जो रूल है उसे भी हमने फॉलो किया है। तो जब हम ये सब देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे हमारे जो चांसेस होते हैं वो एक सही ट्रेड में होने के रहते हैं। चलिए मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मतलब गलत तरीका है ट्रायंगल को प्लॉट करने का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और तुरंत ब्रेक डाउन है। तो ये ट्रायंगल कभी बना ही नहीं है। तो ये एक फॉल्स डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। कई लोग क्या करते हैं कि बस भाई ट्रायंगल के एक बना लो, ट्रायंगल बन गया तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट एग्जाम्पल ये वाला है, जो प्रीवियस वाला है वो फॉल्स है। ये डिफरेंस आपको नोटिस हो इसलिए मैंने आपको दोनों ट्रायंगल अच्छे से दिखा दिए हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो भी हमारा ये सबसे
नीचे का स्विंग रहेगा, लास्ट वाला जो स्विंग रहेगा वो स्विंग के नीचे थोड़ा बफर पॉइंट रख के हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस पैटर्न में। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो।